Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanki Medical Education, and today's topic is about material management and quality assurance. This will be the part 1. आज ही हम वीडियो में पार्ट 1 कवर करने वाले हैं एंड अनदर डे आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके सो गाइस, ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि ये इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो एक मेडिकल लेबोरेटरी होती है उसके अंदर जो सामान हम लाते हैं रखते हैं. ओके वो सामान लाया कैसे जाता है, जैसे कोई भी केमिकल है या फिर कोई भी मशीन है. ओके एक्चुअली में मेडिकल लेबोरेटरी को मैनेज कैसे करना है, उसके अंदर जो स्टोरिंग चीज़ें हैं उनको स्टोर कैसे कर रहे हैं. मेडिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं एंड और इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं. ओके सो उनको मैनेज कैसे करना है. देन क्वालिटी अश्योरेंस कि हम अपनी रिपोर्ट को कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उसके अंदर क्वालिटी अश्योरेंस आ जाता है जो कि हम सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके सो गाइज, आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना है सो दैट इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर ले, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सके. ओके चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. सो मटीरियल्स मैनेजमेंट is simply defined as the process by which an organization or the laboratory is supplied with the goods and services. देखिए, जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसको सिंपली क्या बोला गया है कि एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके दौरान किसी भी लेबोरेटरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है. गुड्स मतलब कि मटेरियल्स एंड सर्विसेज सेवाएं. ओके सो जितने भी यूज होने वाले मटेरियल्स है लैब के अंदर, फॉर एग्जांपल केमिकल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें एक लैब के अंदर यूज होती हैं. सो उनके लिए उसको लाने का प्रोसेस. ओके एंड सर्विस कैसे करनी है, सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, इन सब चीज़ों के प्रोसेस को मेडिकल लेबोरेटरी, उस सब चीज़ों को मटेरियल मैनेजमेंट बोला जाता है. देन इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग. ये होता कैसे है, देखिए प्लानिंग के साथ होगा. प्रोक्योरिंग मतलब रिसीविंग, प्रोक्योरिंग को रिसीविंग कह सकते हैं हम. एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज टू डेस्टिनेशन स्टोरेज. ओके जहाँ से हम स्टोर सामान लेने की सोचते हैं कि हमने इस कंपनी से सामान लेना है. सो कंपनी से सामान लेने से पहले ऑब्वियसली हम प्लानिंग करते हैं. देन बहुत सारी चीज़ों को, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं कि दैट वी हैव मच मोर मनी इनफ और नॉट. अगर नहीं है तो कैसे अरेंज करना है, सामान आएगा कैसे लैब तक. ओके या फिर आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा या वो ट्रांसपोर्ट देंगे. ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, मटेरियल मैनेजमेंट में आती हैं. इन चीज़ों के तहत ही हम मटेरियल मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके अगर मैं सिंपली अपनी एक नॉर्मल लाइफ से उसको कनेक्ट करके बोलूँ, तो अगर आप जब कोई भी अपने घर का सामान लेने जाते हैं या आप अपना पर्सनल सामान लेने जाते हैं, तो आज के दौर पे हमारे पास फ़ोन्स हैं, सब कुछ चीज़ें. तो हम क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले सर्च भी करना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस टाइप का कपड़ा लेना है, मुझे इस टाइप के शूज़ लेने हैं. तो प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं. रिसीव कैसे होगा, ऑनलाइन कर रहे हैं तो घर पे आ जाएगा, ऑफलाइन कर रहे हैं तो इस वाली शॉप पे जाना पड़ेगा, उस वाली शॉप पे जाना पड़ेगा, कहाँ पर आर्टिकल हमें मिल सकता है और कहाँ पर नहीं मिल सकता है. ओके सो ये सारी चीज़ें एक मटेरियल मैनेजमेंट की प्रोसेस में आती हैं जो कि स्टार्ट होती है इन चीज़ों से. उसके बाद द एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज टू गेट द राइट क्वालिटी. मटेरियल मैनेजमेंट करना ही क्यों है, मटेरियल मैनेजमेंट इसलिए करना है ताकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ले सके, राइट क्वालिटी ले सके. एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज, क्वांटिटी भी अच्छा लिया जा सके. देखिए अगर मान के चलिए, अगर आप महंगा लेंगे तो एक ले पाएंगे, सस्ता लेंगे तो ज़्यादा ले पाएंगे, लेकिन वो सस्ता टिकाऊ भी तो होना चाहिए आपके रिजल्ट्स पे, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ना आए. तो अगर मान के चलिए आप सस्ते के चक्कर में बेकार सामान ले रहे हो और वो रिजल्ट उतना रिलायबल नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही सोर्स ऑफ इनकम को हार्म कर रहे हो. राइट सो एट द एंड ऑफ द पॉइंट हमें तो लैब से अपना अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना है सो दैट हमारा काम बढ़े, है ना, हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े. सो इसीलिए हमें प्रोडक्ट भी अच्छा लेना है, जो हम सामान ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी भी चाहिए होगी. सो
आफ्टर दैट एट द राइट टाइम, वो भी राइट टाइम पे चाहिए, क्योंकि स्टोर भी करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले थोड़ा सा सामान ले लिया और चलिए थोड़ा सा सामान हम सैंपल के रूप में ले सकते हैं, बट जब हमारा फ्लो ऑफ वर्क हो जाता है, सो हमें स्टोरिंग में भी कुछ सामान चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार अगर रिएजेंट्स ख़त्म हो गए और आपके पास टेस्टिंग आ रखी है तो इससे आपकी ही सर्विस गलत मानी जाएगी। आफ्टर दैट अनप्लेस विद द राइट कॉस्ट, और राइट कॉस्ट पे आपको पड़े, तो इसीलिए मटेरियल मैनेजमेंट जब किया जाता है, सो बहुत सारी चीज़ों को देख के किया जाता है। नॉर्मली अपनी ही अगर लाइफ में हम उसको इंक्लूड कर लें, सो लाइक दैट, कि जब हम कोई भी सामान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत जगहों पे हम सर्च करते हैं कि हमें कहाँ पर सस्ता पड़ रहा है और कहाँ पर महंगा पड़ रहा है, राइट? नाउ, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब किसके बिहाफ पे और क्यों करना है, ठीक है? मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है गाइस। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या-क्या चीज़ें आ जाती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ें आ रही है उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। फर्स्ट है एफिशिएंट मटेरियल प्लानिंग, जितना हमें मटेरियल चाहिए उसकी प्लानिंग बनानी है, ठीक है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमें इतनी किट्स लानी हैं, इतने पिपेट्स लाने हैं, इतनी स्लाइड चाहिए, इतने टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। सो प्लानिंग कर ली, एफिशिएंट मटेरियल जितना आपको चाहिए, ठीक है? आफ्टर दैट बाइंग और परचेजिंग का प्रोसेस आ जाता है, ठीक है? परचेज कहाँ से करना है, कैसे करना है। प्रोक्यूरिंग एंड रिसीविंग, रिसीव कर लिया, परचेज कर लिया आपने, पेमेंट दे दी, उसके बाद रिसीव हुआ लैब में। स्टोरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है? बात यहाँ पे एंड लगा दिया, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं कि आपने उसको स्टोर किया और उस पे कंट्रोल कैसे रखना है। जैसे कि घर में जब हम किचन में सामान लेकर आते हैं, सो अगर हम उसको फालतू में यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर हम तरीके से यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छा टाइम पीरियड निकाल देता है ना? सो कंट्रोल कैसे करना है उन चीज़ों पे। देन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, अब जो मटेरियल आपने स्टोर करके रख दिया, अब हमें पता है लैब है, लैब में एक सेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन। सो वहाँ पे सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन-सा सामान कौन-सी लैब में जाना है, सारी चीज़ें। क्वालिटी एश्योरेंस देखना पड़ेगा, अगर आप सामान अच्छा लोगे तो आपकी रिज़ल्ट ऑफ क्वालिटी तभी अच्छी आएगी। सामान सस्ते के चक्कर में बेकार ले लिया तो रिज़ल्ट ऑफ क्वालिटी भी इम्पैक्ट होने वाली है। देन गुड सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ऑब्वियसली अगर आप सामान अच्छा ले रहे हो तो आपकी नज़रों में सामने वाली पार्टी की इमेज बहुत अच्छी बन जाती है कि उन्होंने हमें सामान अच्छा दिया, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप उनको टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, है ना? उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, मेंटली कोई हैरेसमेंट नहीं हो रहा है दोनों तरफ से, तो अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं आपस में, राइट? देन आफ्टर दैट इम्प्रूव डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी, और इससे डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, ओके? सो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, जो कि प्राइमरी मतलब कि सबसे पुख्ता चीज़ जो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जो मेन चीज़ें होती हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सो सेकेंडरी मतलब जो सेकंड पोजीशन पे हमें ये हेल्प कर रहा है, लाइक दैट। सो देयर कैन बी सेवरल सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप वो देख लें। ऐसा नहीं है कि सारे याद करने हैं आपने, जो आप याद कर सकें वो लिख देना एग्जाम में, बट पढ़ना तो सारा ही है। सो एफिशिएंट प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, शेड्यूल हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से हमने शेड्यूल बना लिया, ठीक है? कि आप एक स्टॉक रजिस्टर भी बना सकते हैं, कितना सामान ऐसे यूज़ हो गया, इतना सामान ऐसे यूज़ होगा, इस तरीके से शेड्यूल बना लिया। देन टू टेक मेक और बाय डिसीजन, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि इतना स्टोर है हमारे पास अभी और इतने से इतने दिन हम काम चला सकते हैं, उसके बाद हमें कितना और बाय करना है, ये कितने अमाउंट में बाय करना है, वो प्लानिंग कर सकते हैं। प्रिपेयर स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, हम पहले सामान लिया, हमने ये देखा वो हमें उससे हमारे रिजल्ट्स ऑफ क्वालिटी कैसी थी, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें और स्पेसिफिकेशंस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है क्या, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं, ये पहले वाले से अच्छा काम चल रहा है। सो स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी उस चीज़ से हो जाती है कि अब इतना मटेरियल है यार, रिजल्ट्स इसने अच्छे दिए और मँगा लेते हैं। रिजल्ट्स नहीं अच्छे दे रहे हैं तो छोड़ो, दूसरी कंपनी ट्राई कर लेते हैं, लाइक दैट, ठीक है?
देन टू असिस्ट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डिज़ाइन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि लैब में आपने किस तरीके से रखना है, कहाँ पर किस तरीके से रख सकते हैं, लाइक दैट। एंड देन फोरकास्टिंग डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, आप इससे ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कितना सामान की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है मटेरियल की। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मटेरियल परचेज्ड, जो मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे है, उसको और भी ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप, एंड कितनी लोअर कॉस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस तो यही कहलाएगा कि आप कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं एंड उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। देन मटेरियल हैंडलिंग, आप मटेरियल को हैंडल करना भी पता लगेगा। एंड देन यूज ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट डेवलपिंग स्किल्स ऑफ वर्कर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट, इससे जो वर्कर्स हैं अगर उसको आप इक्वल ही अपॉर्चुनिटीज देंगे मटेरियल मैनेजमेंट की, सो उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। देन स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी, लैब के अंदर अगर सामान बहुत मैनेजमेंट तरीके से रखा गया है, स्टोर बहुत अच्छे से रखा है, इनफ क्वांटिटी अवेलेबल है लैब के अंदर, तो आपका वर्क फ्लो भी बहुत स्मूथ चलने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, राइट। अगर आपके पास सामान ही पूरा नहीं है तो आप कैसे ही अपना वर्क फ्लो बहुत स्मूथ बना सकते हैं। सो मटेरियल मैनेजमेंट हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प देता है। अगर आपके पास कोई एक चीज़ का भी डेफिशिएंसी है एंड उसी के लिए आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट पैनल में है, तब आप क्या करेंगे? सो मटेरियल मैनेजमेंट इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये ना सिर्फ लेबोरेटरी के बारे में है, आप इसको अपनी जर्नल लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसको कोई और बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी इंक्लूड करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट आना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में भी अगर आप कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप उसको अपनी जर्नल लाइफ से कनेक्ट करके लिख सकते हैं, ओके। देन द फंक्शंस ऑफ द मटेरियल्स मैनेजमेंट आर गिवन एज बिलो, फंक्शंस के बारे में दिया गया, देखिए एमआरपी देखते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग हम करेंगे कितना मटेरियल हमें चाहिए। एंड एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट, हम अब इकोनॉमिक परचेजिंग देखेंगे, प्रोक्योरमेंट देखेंगे, ठीक है, कि हमारी लोगों को कितना पड़ रहा है, हमें कितने का पड़ रहा है, ठीक है, या फिर इतना सफिशिएंट रहेगा या नहीं, ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है, रिसीव कैसे करना है, ये सब चीज़ें। इन्वेंटरी प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टोर कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे यार, कितना उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई एंड मेंटेनिंग द फ्लो एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल, मटेरियल कहाँ पर कितना जा रहा है और किस तरीके से जाना चाहिए वो चीज़ें। क्वालिटी कंट्रोल्स ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का क्वालिटी कंट्रोल कितना अच्छा है, दैट थिंग। इंक्रीज एंड इम्प्रूव डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज भी होगी एंड इम्प्रूव भी होगी, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोक्योरमेंट। सो प्रोक्योरमेंट के बारे में देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग गुड्स, देखिए, एंड सर्विसेज। ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत हम चीज़ों को बाय करते हैं, लेते हैं, ठीक है, एंड सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के लिए जब हम कोई भी चीज़ को बाय कर रहे हैं, ठीक है, एंड खरीद रहे हैं लैब के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट। एंड इफ ऑफन इन्वॉल्व्स परचेजिंग प्लानिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, परचेजिंग प्लानिंग इसके अंदर आ जाता है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन इसके अंदर आता है, स्पेसिफिकेशंस डेवलपमेंट इसके अंदर आता है, सप्लायर रिसर्च एंड सिलेक्शन इसके अंदर आता है, वैल्यू एनालिसिस इसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग, प्राइस नेगोशिएशन कि कितने प्राइस पे लेंगे, इतने पे नहीं, इतने पे लेंगे, लाइक दैट। एंड मेकिंग द परचेज, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोर्स एंड डिस्पोजल एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस काफ़ी हद तक इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। सामान कैसे लेना है, प्लानिंग कर रहे हैं हम, उसकी कितनी क्वांटिटी में लेना है, हमें कितने का पड़ रहा है, लोगों और बाकी लैब्स जो हैं उनको कितने का पड़ रहा है। जब हम इन सब चीज़ों पे कंपैरिजन करते हैं एंड उसके बाद हम रिसीव करते हैं चीज़ों को, दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोक्योरमेंट इंक्लूड, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोक्योरमेंट का, क्यों करना है, ठीक है, हेल्प क्या देता है,
एक्वायर नीडेड सप्लाईज एज इनएक्सपेंसिवली एज पॉसिबल, जितना कम रेट में हम ले सके, जितना कम इनएक्सपेंसिवली सर्विस ले सके, प्रोक्योरमेंट उसमें हेल्प करती है। ऑब्टेन हाई क्वालिटी सप्लाईज, हाई क्वालिटी का हमें चीज़ें मिलें। देन अश्योर इमीडिएट एंड डिपेंडेबल डिलीवरी, हमें डिलीवरी फास्ट मिल सके। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोक्योरमेंट वर्कलोड टू अवॉइड इनएक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड ओवरवर्क। अगर प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक इंसान के ऊपर ना डालकर एक टीम बनाकर उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वर्कलोड भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक इंसान को आप चीज़ें बोलेंगे तो वो भी पजल होगा और उसके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी कि कैसे कहाँ से किस सामान को ले सकते हैं, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर भी रहता है। Then optimize inventory management through scientific procurement procedure, inventory management that storing of the things, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोक्योरमेंट हो गया, परचेजिंग के बारे में बात कर लीजिए। सो परचेजिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी। परचेजिंग का मतलब क्या है, जब हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी के काम के लिए, दैट इज नोन एज परचेजिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्यों करना है परचेज, टू परचेज राइट मटेरियल, राइट मटेरियल परचेज करते हैं हम इससे, ठीक है, राइट मटेरियल परचेज करना हो गया। मटेरियल्स इन डिजायर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक अच्छी खासियत के साथ और एक अच्छी मात्रा में लेना। परचेजिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्स, अच्छी जगह से लेना, जहाँ से आपको भरोसा है कि हम यहाँ से लेंगे तो गलत चीज़ नहीं आएगी, बिल्कुल सही चीज़ आएगी। रिलायबल सोर्स उसे बोलते हैं हम, जैसे कि आप एक दुकान से बंध जाते हैं, अगर आप कहीं से अपने कपड़े लेते हैं तो आपको लगता है कि ये इंसान हमें लूटता नहीं है, ये दुकानदार हमें लूटता नहीं है, एंड इसके पास क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, तो दे विल बिकम द रिलायबल सोर्स फॉर यू। ओके, देन टू पे लेस फॉर परचेज्ड मटेरियल, और ऑब्वियसली ये वही सेम पॉइंट आ जाता है कि आपने मटेरियल लिया और कम क्वालिटी कम पैसों में मिल गया ये चीज़। देन टू रिसीव एंड डिलीवर मटेरियल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, सही जगह पर सही टाइम पे अगर चीज़ मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई होती नहीं है। ओके, परचेजिंग का प्रोसेस कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर द लॉजिकल स्टेप्स इन द परचेजिंग प्रोसेस, परचेजिंग के प्रोसेस के कुछ स्टेप्स यहाँ पे रिटर्न डाउन है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो अप्रोप्रिएट परचेज, एक सही मात्रा में परचेज करना है। एक्सप्लोरिंग सोर्स ऑफ सप्लाई, कहाँ सोर्स ऑफ सप्लाई को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से बंध गए, कोई और जगह से पता लग रहा है तो वहाँ से भी देखो, 2-3 जगहों से देखो। सामान खरीदने से पहले काफ़ी लोग देखते हैं कि यहाँ से ले वहाँ से ले, कहाँ पर सही पड़ रहा है हमें, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरिंग। ओके, देन इशूइंग और एडवर्टाइजिंग द टेंडर्स एंड ऑब्टेनिंग कोटेशंस, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंडर डाल सकते हैं मल्टीपल जगहों पे और उनके कोटेशंस ले सकते हैं कि कौन कितने में क्या क्या चीज़ दे रहा है, तो जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ले लो। देन ओपनिंग सॉरी आफ्टर दैट नेगोशिएशन और बार्गेनिंग ओवर द परचेज प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद क्या है कि आप सामने वाली टीम से ये नेगोशिएशन कर सकते हैं, जैसे कि बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं हम इतने का नहीं, हम इतने का लेना चाहते हैं, हम नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, सो इसलिए हम इतना एक्सपेंस नहीं देंगे, इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, उसके बाद आप परचेज जो ऑर्डर कर रहे हैं परचेज उसको कैसे प्लेस करवाना है, ठीक है। देन रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स अलॉन्ग विद द इनवॉइस, उसके बाद क्रॉस चेकिंग ऑफ रिसीव्ड इनवॉइस विद रिसीव्ड मटेरियल, आपने जो बोला कि हमें ये सामान चाहिए, क्या वही आपके पास आया है, उसकी क्रॉस मैचिंग ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आया सामान और लेके चलो भाई स्टोर में लेके चल दिया, नहीं, आपने जरूर चेक करना है, पैसे गए हैं तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना। आफ्टर दैट इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल, मटेरियल को इंस्पेक्ट करना है, उसको टेस्ट करना है कि वो ठीक भी है या नहीं है, चीज़ें खराब तो नहीं आ गई हैं, एक्सपायर तो नहीं है, रिजल्ट्स तो नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। देन फॉरवर्डिंग द मटेरियल्स टू स्टोर्स, आफ्टर दैट आप स्टोर को जो सामान है वो हैंड ओवर कर रहे हैं कि वो इन्वेंट्री में जा इन्वेंट्री हो सके, उनकी स्टोरिंग हो सके। चेकिंग इनवॉइस एंड पासिंग ऑफ बिल्स फॉर पेमेंट, उसके बाद आप बिल्स को पास करते हैं, पेमेंट देते हैं। इस तरीके से परचेजिंग का पूरा प्रोसेस होता है। ओके,
प्रिकॉशंस, ध्यान ध्यान क्या क्या रखना है इस वक्त, उसके बारे में देख लो। सो प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस देखने हैं आपने, मटेरियल कोई भी ले रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस देखनी है। अगर ऑनलाइन कोई सामान लेते हैं, पैंट ले रहे हैं, कुछ भी कुर्ता ले रहे हैं, तो हम उसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। मोबाइल ले रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कितने इंचेस का है, डिस्प्ले कैसा है, एंड सो ऑन चीज। सो ये सब चीजें हमने प्रॉपर उसका स्पेसिफिकेशंस चेक करना है। देन इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम द रेप्यूटेड फर्म्स, फिर जहां जहां से जिस जिस फर्म से आपको लगता है कि दे आर वेल रेप्यूटेड, यहाँ से सामान अच्छा आता है, उन फर्म्स को आप इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपको कोटेशंस दे। एंड आप उन कोटेशंस में जाकर देख सकते हैं कि ये सामान हमें यहाँ से इतने का पड़ रहा है और यहाँ से इतने का पड़ रहा है। उसके बाद गुड टू गो, आपकी मर्जी, आपने कहाँ से कैसे सामान परचेज करना है। कंपैरिजन ऑफ ऑफर्स बेस्ड ऑन बेसिक प्राइस, फ्रेट एंड इंश्योर्स एंड टैक्सेस, उसके बाद कोटेशंस ले लेते हैं। उसके बाद ऑफर्स जो आपको मिल रहे हैं, कौन कितने सामान में दे रहा है, कौन कितना टैक्स इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड जैसे कि अगर आप कोई फ़ोन ही ले रहे हैं तो आप देखते हैं कितने महीने की वारंटी है और किस किस चीज़ के ऊपर वारंटी है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं। एंड देन क्वांटिटी एंड पेमेंट डिस्काउंट, आपको क्वांटिटी कितना ले रहे हैं एंड उसके ऊपर पेमेंट कितना आपको डिस्काउंट में दिया जा रहा है कि हमने इतना सामान लिया है तो हमें कितना ये पेमेंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान रखें। क्यों क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि ऑल एट द एंड ऑफ द पॉइंट अगर आप लैब ओपन कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी एंड गारंटी पीरियड, डिलीवरी कब तक हो जाएगी, गारंटी कितनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की। आफ्टर दैट जो डीलर हैं उनकी रेपुटेशन को ध्यान में रखना है। रिलायबिलिटी, रेपुटेशन में देखिए बहुत सारी चीजें आती है जिससे रेपुटेशन क्रिएट होती है पर्सन की, किसी भी डीलर की। जैसे कि रिलायबिलिटी क्या है, उनके सामान की टेक्निकल कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी कितने टाइम में वो सामान को आप तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सामान चाहिए 2 दिन में और वो 2 हफ्ते में दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 हफ्ते में आपका बहुत नुकसान हो जाएगा टेस्टिंग का। कन्वीनियंस, एबिलिबिलिटी के, उनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कन्वीनियंस कितने अच्छे से करते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा होगा काफ़ी शॉपकीपर्स आपको इतने अच्छे से कन्वीनियंस कर लेते हैं। सो वो क्वालिटी भी होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल आपको एक बार दे दिया सामान, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई आपको कोई सामान में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मान लो काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोवाइड करने के बाद वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं ढंग से, सो अगली बार ऑब्वियसली आप उनके पास नहीं जाएँगे, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी उससे। सेल्स असिस्टेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों से रेपुटेशन क्रिएट होती है डीलर की। तो ऐसे ही लोगों से सामान लेना चाहिए जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो लैब के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग फॉर बेटर नेगोशिएशन टर्म्स, ठीक है। आपने क्या करना है कि जहाँ-जहाँ से आपको लग रहा है कि ये सामान इन ये कंपनियाँ हैं, कुछ गिनी-चुनी कंपनियाँ हैं, आपने उनसे बात की और ये मेरे को कंपनियाँ बहुत अच्छे प्राइस पे सामान दे रही हैं, उनको नेगोशिएट कर लें। एंड देन सीक ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल परचेजिंग, परचेजिंग के दौरान। अब आप परचेज का सोच रहे हैं, अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे आते हैं, पैसा कहाँ से आएगा। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडिंग फंडिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक लेबोरेटरी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही हमें प्रोवाइड करेगा फंडिंग, एस्टेब्लिशमेंट फंड देता है हमें, हम ताकि हम अपनी लैब को, ऑर्गेनाइजेशन को एक वेल तरीके से एस्टेब्लिश कर सके। ऑब्वियसली पैसा होगा तभी बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, फाइनेंशियल रिसोर्स है तभी कोई काम कर सकते हो, अदरवाइज कैसे करोगे। सो फंड्स आर रेफर्स एज अमाउंट ऑफ मनी, अब ये फंड का मतलब क्या है, मनी, ठीक है। सो फंड्स आर रेफर्स एज अमाउंट ऑफ मनी दैट आर अवेलेबल टू बी स्पेंड, जो आपके पास होना चाहिए स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। दिस इज गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है या फिर किसी पर्सन को फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। फॉर लेबोरेटरी मैनेजमेंट, अब वो पर्पस क्या होते हैं, लैब है तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरी, अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट
internal source, second external source. Internal source में in this the funds are generated internally by business or the laboratory. Internal source का मतलब क्या है, business और lab से आपको कितना fund generate हो पा रहा है, that is known as internal laboratory, internal resources. The internal resources of finance are retained profits. जो internal resources है वो कहाँ से लिया जाता है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है अपनी बिजनेस से या फिर किसी भी लैब से, ठीक है, और अर्निंग से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर सेल करंट से, फिक्स्ड असेट से, आपने बिजनेस से जो भी कमाया है, आपने चाहे वो आज उसमें से कुछ भी करंटली आपको ये प्रॉफिट हो गया, आपने उससे सामान ले लिया, या फिर आपने सेव किया हुआ था वो पैसा, उससे सामान ले लिया। इंटरनल रिसोर्स बेसिकली यही है कि लैब या फिर बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं रन, उससे आया पैसा प्रॉफिट वाला वो आपने स्पेंड किया। एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। इन दिस द फंड्स आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है, जो फंड है वो बिजनेस से हट के कहीं बाहर से अरेंज किया जा रहा है। जैसे कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन्वॉल्व गवर्नमेंट और प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी। आपने क्या किया, पैसा अपने जेब से ना लगाकर आपने क्या किया, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी से हायर पैसा ले लिया, और बैंक से आप ले लिया, क्राउड फंडिंग से ले लिया, आसपास से कहीं से ले लिया उधारी पे, ठीक है, डोनेशन और चैरिटी से ले लिया, या फिर इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर से कर लिया, ऐसे तो वो सेकेंडरी रिसोर्स में आता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इन्वेंट्री। सो inventory is defined as a comprehensive list of movable items which are required for testing different investigations and to maintain the facilities in working conditions। सामान लेने के बाद उसका जैसे सामान हमने ले लिया और सामान लेने के बाद ना वो हमारी लैब में आ गया। अब लैब में आने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई और उसमें हमने लिखा मूवेबल सामान के बारे में। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक जगह पे लिख लिया ये सामान जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। जैसे आपने कुछ मशीन्स ली, ठीक है, तो जो मशीन्स हैं वो आप ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद खराब हो जाएगी, 3 महीने बाद खराब हो जाएगी, आप उसकी टाइम पे उसकी सर्विस करवाएंगे, राइट। सो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में कुछ सामान को कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है, एंड मूवेबल आइटम्स के बारे में लिखा जाता है। बेसिकली उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, दैट इज नॉन एज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। उसके बाद मेन चीज है इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना है। सो इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक कंट्रोल। इसको हम स्टॉक कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग लेबोरेटरीज इन्वेंट्री। इसमें क्या है कि जो हमने अपनी लेबोरेटरी का सामान स्टोर किया है वो कितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितने कम सामान में आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज हो गई। द गोल ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स विद मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। गोल क्या है, क्यों करना है आपने कंट्रोल, ठीक है, हमने इसलिए कंट्रोल करना है ताकि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अगर आपके पास बल्क में सामान आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फालतू उसको वेस्ट करते जाना है। दैट इज, अगर आप एक तरीके से एक प्रॉपर मैनर में सामान को यूज करेंगे, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आप सामान तरीके से यूज करेंगे वो लंबा समय तक चलने वाला है, लंबे समय तक चलेगा तो आपको बहुत टाइम बाद परचेज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सो ये तरीका है विदाउट इम्पैक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सामान इतना कम मात्रा में यूज कर रहे हैं कि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो खराब हो गया। अब वो कैसे खराब होगा कि आपके रिजल्ट्स में एरर आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है, जो चीज जहां पर लगनी है उतनी क्वांटिटी में वो तो करनी है। अब अगर मान के चलो आपको कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग करनी है तो काफी लोग पूल मेथड से कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट मेथड, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हर एक सैंपल के लिए अलग अलग आपको वायरल टेस्ट किट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इन्वेंट्री कंट्रोल बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आपने 2 किटों में सारी ही टेस्टिंग कर देनी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे आपका बाद में जाके नुकसान होगा, कस्टमर्स को नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो ऑब्वियसली अगली बार वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो अबाउट नोइंग वेयर ऑल योर स्टॉक इज एंड इंश्योरिंग एवरीथिंग इज असेसिंग फॉर एट गिवन टाइम। ओके, सो इन्वेंट्री कंट्रोल से आपको ये भी पता लगता है कि आपका सामान कितना स्टॉक में है एट प्रेजेंट, एंड साथ में आप उससे ये इंश्योर कर सकते हैं कि गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में आपका कितना सामान कैसे
यूज हुआ है, ठीक है। सो आपको एक एस्टिमेट हो जाता है कि इतना बल्क का सामान मेरा इतने मंथ तक चल जाता है, तो अगले टाइम जब आप परचेजिंग का प्लानिंग करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी कि इतना सामान मेरा इतने टाइम पे चल जाता है मेरे वर्क फ्लो के अकॉर्डिंगली। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। सो टू गेट रिएजेंट्स को लेना, मटेरियल्स ऑफ द राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटी, हमने मटेरियल राइट क्वालिटी का भी लिया और राइट क्वांटिटी का भी लिया, एट द राइट टाइम पे मिला, राइट प्राइस पे मिला, एंड फ्रॉम द राइट सप्लायर, अच्छे सप्लायर से मिला, अच्छे डीलर से मिला। टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट्स इन द मटेरियल्स, हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल के ऊपर मिनिमाइज होती है इससे बाय इंश्योरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्टोरेज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। हमने इकोनॉमिक हमारी से सुधरती है, ठीक है। एंड उसके बाद टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, हमारा वर्क फ्लो अच्छे से हो, एंड टू इंश्योर इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट बाय प्रोसेसिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज। बेसिकली ये सारा पैसों से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। To maintain adequate inventories at the required sales outlets to meet the market needs promptly, thus avoiding both excessive stocks and shortage at any given time। किस ठीक है, एक स्टॉक मेंटेन रहता है, एक ऐसा ना हो, अगर हम इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छे से करेंगे तो हमारा स्टॉक एक मेंटेन रहेगा, और अगर स्टॉक मेंटेन नहीं रहता है तो आपको ही आगे जाके लॉस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लो तो वर्क तो आपका वो आ ही रहा है और आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप प्रोसेस कैसे करेंगे, तो वो आगे जाके आपको हानि देने वाला है। सो ये यहाँ पर हमें हेल्प करता है टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी। ये बहुत ज्यादा हमारी लैब की प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प करता है। अब फंक्शन क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल के, टू डेवलप पॉलिसीज को डेवलप करना, प्लान्स को डेवलप करना, स्टैंडर्ड्स एसेंशियल टू अचीव द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव, जो ऊपर बातें करी उन चीजों के बारे में, and to build up a logical and workable plans of organization for doing the job satisfactory। इससे हम ना प्लान भी बना सकते हैं कि हमारा इतना सामान इतने टाइम तक चल जाता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें इतना सामान लेना है जो कि इतने गिवन टाइम पीरियड तक चलेगा। इससे हमारा वर्क फ्लो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद टू डेवलप प्रोसीजर एंड मेथड्स दैट विल प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट्स इकोनॉमिकली। उसके बाद हम प्रोसीजर एंड मेथड्स को डेवलप करते हैं कि हम कितना इकोनॉमिकली प्रॉफिट ले सकते हैं। देन टू प्रोवाइड नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो टू मेंटेन ओवरऑल कंट्रोल बाय चेकिंग रिजल्ट्स। और ओवरऑल कंट्रोल भी होता है, आप रिजल्ट्स को जरूर चेक करें, एरर एनालिसिस को देखें, टेकिंग एक्शंस फॉर फिक्सिंग एरर, अगर आ रहा है कोई एरर तो उसको फिक्स कैसे करना है, उसके लिए एक्शंस लेना भी आप सीख जाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और लेवल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका लेवल क्या है, सो वो देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू एस्टैब्लिश लेवल ऑफ इन्वेंट्री which will serve to minimize the company's cost and maximize its return. It is determined by 5 basic variables। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और जितना आउटपुट ले सके उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसको 5-6 टर्म्स में डिफाइन किया है, वो देख लो। पहला है मिनिमम इन्वेंट्री। सो मिनिमम इन्वेंट्री का मतलब क्या है, मिनिमम इन्वेंट्री और बफर स्टॉक, इसको हम बफर स्टॉक बोल सकते हैं, इज नीडेड टू टेक केयर ऑफ एनी टेम्पररी अनप्रेडिक्टेबल इंक्रीज इन द पार्ट यूसेज और प्रोक्योरमेंट लीड टाइम, ठीक है। कितना यूसेज हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, दिस इज नोन एज मिनिमम इन्वेंट्री। कितने कम टाइम, कितना हम लॉन्ग टर्म तक कितने कम सामान से काम चला पा रहे हैं, मिनिमम इन्वेंट्री में आता है। अगेन रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, वो ध्यान रखना है। Reorder point, so it is sufficiently above the minimum inventory to allow for issuing the purchase order or for delivery by a dealer। अब देखो आपने पहले सामान कितना यूज किया, कितने टाइम तक यूज किया, उससे रीऑर्डर का पता लगता है कि अब कितना रीऑर्डर करना है और कब करना है, ठीक है। सो ये चीज, उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट स्टॉक लेवल्स इज इक्वल टू द मिनिमम स्टॉक प्लस द एक्सपेक्टेड कंजप्शन ड्यूरिंग दिस। देन रीऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। दिस इज द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ आइटम फॉर विच ऑर्डर इज प्लेस्ड एवरी टाइम
ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है आइटम की, जिससे हमें ये पता लगता है कि इतना सामान हमने ऑर्डर करना ही करना है और हर बार करना है, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन। और ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये फिक्स होती है, एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन दोनों पे ही फिक्स होती है, ठीक है। सो वो सब चीजें कहाँ से आती है, जो अब पॉइंट्स में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोक्योरमेंट लीड टाइम। सो प्रोक्योरमेंट लीड टाइम में क्या है, दिस कंप्राइजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द परचेज ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को परचेज करने के टाइम कितना चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, कितने टाइम में जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है। बेसिकली प्रोक्योरमेंट रिसीविंग हो गया ना, तो रिसीविंग कब तक हो रही है, ठीक है। एंड रिसीविंग सप्लाईज एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन भी करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। सो देखिए, सामान लिया, सामान आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद वो कब प्रोक्योर हो रहा है, कब रिसीव हो रहा है, रिसीव करने के बाद डायरेक्टली तो नहीं है, आपने स्टॉक में लगा दिया, आप उसको इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसमें भी तो टाइम लगता है, ठीक है। आप 2-3 चीजें तो मंगाते नहीं है, अच्छा खासा सामान आता है, लाइक दैट। देन मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री स्टार्टिंग में आ गया, मैक्सिमम इन्वेंट्री इट इज अप्रोक्सीमेटली द सम ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम इन्वेंट्री। इसमें क्या है, ये किसका सम है, ऑर्डर की क्वांटिटी एंड मिनिमम इन्वेंट्री का सम है, एंड इट विल एग्जैक्टली इक्वल द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। और इन्हीं चीजों का सम एग्जैक्टली यही माना जाता है। इफ द ऑर्डर मटेरियल इज रिसीव्ड जस्ट व्हेन द मिनिमम स्टॉक इज रीच्ड, मतलब क्या है, जब हमारा स्टॉक बहुत मिनिमम हो गया है, कम हो गया, तब आपने सामान लिया, नॉन एज मैक्सिमम इन्वेंट्री, ठीक है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, हर बार आता है, ठीक है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो गाइज पार्ट 2 देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन हियर द नोटिफिकेशन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प देती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कितना हेल्प देती हैं, उससे मुझे भी स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं जितना जल्दी हो सकूं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, सो दैट आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। एंड वंस अगेन प्लीज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।